हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अंकुर शिक्षा केंद्र में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मैथ का जो चैप्टर नंबर 2 था उसको समाप्त कर चुके हैं और उसके जितने भी वीडियो हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। और हम लोग इसको जो अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, और इसको पढ़ने के साथ साथ समझने का प्रयास करेंगे कि हम ग्राफ के माध्यम से किसी भी समीकरण को किस प्रकार से हल कर सकते हैं और उसका हल यानी आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए हम स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और आपको पीछे थंबनेल दिख रहा होगा। इस थंबनेल के अकॉर्डिंग आप इसको जज कर सकते हैं कि इसमें जो वीडियो बनने वाला है हम लोग का किस प्रकार का बनने वाला है। तो चलिए हम चलते हैं अपने पीपीटी पे और यहां से होता है हम लोग का चैप्टर स्टार्ट। ठीक है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म और ए जो क्लास 10th का गणित है उसके अकॉर्डिंग, यानी जो 2026-27 का बैच चलने वाला है उस 2026-27 बैच का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगले स्लाइड पे चलते हैं और चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। देखिए भैया, तो सबसे पहले अध्याय की रूपरेखा क्या होने वाली है इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो अध्याय की रूपरेखा है यानी इसमें 6 टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। पहला टॉपिक्स आपका है रैखिक समीकरण युग्म के सामान्य रूप और दूसरा टॉपिक है आपका अनुपातों की तुलना एवं हल की प्रकृति और तीसरा टॉपिक है ग्राफीय निरूपण की 3 मुख्य स्थितियां। और हल करने के लिए इसमें 3 टॉपिक आपको दे रखे हैं। पहला है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, इसके अलावा तीसरा होता है ग्राफिक विधि जिसको बोला है व्यवहारिक शब्द समस्याएं। ठीक है, यानी इसको ग्राफ विधि से हल करते हैं। इसमें जो आपके टॉपिक्स होने वाले हैं वो उम्र से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं कि माना आफ्ताब का उम्र जो है इतना है, उसके पिता का उम्र उसके उम्र से 5 गुना अधिक है, तो 5 वर्ष बाद जो भी तुलना करना होगा उस हिसाब से आपको ग्राफ के माध्यम से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तीसरा उसी को व्यवहारिक शब्द समस्या बोल रहा है। ठीक है, इन 6 टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। अब इन 6 टॉपिक्स को हम अच्छे तरीके से कवर करने के लिए चलते हैं अगले स्लाइड पे। देखिए अब यहां से हमारा जो चैप्टर है वो मुख्य रूप से स्टार्ट होता है। देखिए कैसे, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, देखो भाई, दो चर वाले सीधे बोल रहा है यानी उसमें दो चर संख्याएं आएंगी। अब दो चर संख्या का मतलब समझते हैं आप लोग। देखिए पहले तो चर और अचर में आपको अंतर समझ में आना चाहिए। जो आपका चर संख्या होता है वो अल्फाबेट्स होते हैं यानी ए से जेड तक की संख्या। ठीक है, और जो अचर संख्या होता है, जो नंबर्स होता है उसको अचर संख्या बोलते हैं। वो एक से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। ठीक है, तो ये अचर संख्याएं हैं। अब देखो भाई, अब आप जब चर संख्या अचर संख्या समझ गए, यानी चर संख्या वे संख्या जो अल्फाबेट में हो, तो अल्फाबेट में आपको x और y के पद में ही आपको रैखिक समीकरण मिलने वाला है। ठीक है, x और y के रूप में। ठीक, तो अब आपको यहां पे इसका जो रैखिक समीकरण युग्म का मूल रूप है हम यहां पे लिख करके दिखा देते हैं। तो यहां से हम सबसे पहले कलर जो है चूज कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से दिखाई दे। तो हम लोग यहां से येलो कलर चूज कर लिए और चलिए ठीक है। देखिए यहां पे ax प्लस बी वाई प्लस का सी बराबर में 0, ये आपका मूल समीकरण होता है रैखिक समीकरण युग्म का। अब देखो यानी मूल समीकरण, इसमें जो ए बी और सी है, ए एक क्या होंगे, वास्तविक संख्या होंगी यानी रियल नंबर्स होंगे। जो ए बी सी यहां पे ए अचर पद को निरूपित करते हैं और अचर पद को निरूपित करते हैं यानी ए रियल नंबर होने वाले हैं। इसमें कोई काल्पनिक नंबर नहीं होगा, ए रियल नंबर होगा। यानी आपको यहां पे 1 2 3 इस रूप का नंबर दिखेगा। किसके किसके जगह पे, ए के जगह पे, बी के जगह पे और सी के जगह पे। ठीक है बाबू, तो इस कंसेप्ट को आप लोग कवर करके रखिएगा और अच्छे तरीके से इसको समझिएगा। ठीक है, चलिए यहां पे लिखा है एक कंडीशन और है रैखिक समीकरण होने का।
कंडीशन क्या है कि a का स्क्वायर कर दें, यानी जो अचर पद दिया है आपको, यानी x का जो गुणांक दिया है उसका स्क्वायर कर दें और प्लस y के गुणांक का स्क्वायर करके दोनों को आपस में जोड़ दें। जब जोड़ देंगे तो वो जीरो के बराबर नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा करने पे जीरो आ जा रहा है किसी भी समीकरण में तो वो आपका दो चरों वाले रैखिक समीकरण नहीं होंगे, वो रैखिक समीकरण नहीं होगा। तब वो कर्व का रूप लेने लगेगा या फिर उसमें कोई भी ग्राफ बनने की स्थिति में नहीं होगी। अब देखिए इसका जो ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा में प्रदर्शित होता है, मतलब जो रैखिक समीकरण युग्म है इसमें जो ग्राफ बनता है केवल एक रेखा में बनता है जिसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर समीकरण या फिर लाइंस। ठीक है, देखिए अब जो रैखिक समीकरण युग्म यानी पेयर है, जो रैखिक समीकरण युग्म है उस युग्म को आप लोग देख लीजिए। अब इसमें युग्म जो बनता है जब हम एक ही समस्या पर एक ही समय पर दो समीकरणों का अध्ययन करते हैं, मतलब जब हम लोग इस पाठ में एक ही समय पर दो समीकरण का बात करेंगे, दो समीकरण का हल निकालेंगे, तो वहां पे दो समीकरण मतलब रैखिक समीकरण युग्म यानी पेयर बनेगा। क्या बनेगा? पेयर यानी जोड़ा बनेगा। तो उस दौरान जो रैखिक समीकरण युग्म का प्रारूप होगा वो इस प्रकार से होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और दूसरा समीकरण किस प्रकार से होगा, a2x प्लस b2y और प्लस में c2 बराबर 0। देखिए किस प्रकार से पहला समीकरण जो बनेगा वो बनेगा कैसे, a1x प्लस b1y और प्लस में c1 बराबर में 0। अब दूसरा समीकरण जो हमारा बनेगा बाबू, दूसरा समीकरण वो क्या बनेगा, a2x प्लस b2y और प्लस में c2 बराबर में 0। मतलब ये दो समीकरण इस प्रकार से बनेंगे। मतलब हमको जब दो समीकरण देगा तो हम इसी प्रकार से इसका तुलना करके हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे और इसको अच्छी तरीके से एनालिसिस करके समझते हैं, यानी प्रसार करके समझते हैं। देखिए बाबू, अब यहां से आपको ये तीन ग्राफ दिख रही हैं और इन तीनों ग्राफों में तीन अलग अलग स्थितियां हैं और इसी प्रकार की स्थितियां आपको ग्राफ में मिलने वाला है, इस चैप्टर में मिलने वाला है। और इस चैप्टर में इस प्रकार की स्थितियों में कितने हल मिलेंगे, क्या होंगे, इन चीजों को समझने के लिए आप सबसे पहले इसका नोट्स देखिए। देखिए रेखाओं की ज्यामितीय स्थितियां क्या होने वाली है, यानी रेखा की जो ज्यामितीय स्थिति है उसके अनुसार आप इस चैप्टर को समाप्त कर सकते हैं। देखिए कैसे, समीकरण युग्म की रेखाएं कार्टेशियन प्लेन पर तीन रूप ले सकती है, यानी कार्टेशियन यानी कार्टेशियन का मतलब समझते हैं, प्लेन। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन मतलब बस जिसमें x और y अक्ष हो, यानी जिसमें लंबाई और चौड़ाई की बात करें बस केवल, ठीक है, ऊंचाई की बात ना करें। मतलब तीन कार्टेशियन का मतलब होता है दो अक्षों की बात कर रहा है। कितने अक्षों की? दो अक्षों की। ठीक है, कितने अक्षों की? दो अक्षों की। यानी दो अक्षों पर जब ये स्थिति बनेगी तो केवल तीन बनेगी। कितनी बनेगी? तीन बनेगी। कितनी बनेगी? तीन। देखिए कौन कौन सी। पहला बनेगा प्रतिच्छेदी। कौन सा? प्रतिच्छेदी, यानी दो रेखाएं जब आपस में कट करेंगी तो उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा? प्रतिच्छेदी रेखा। और प्रतिच्छेदी रेखा ये आपके ग्राफिक युग्म का पहला कंडीशन है। कौन सा कंडीशन? पहला कंडीशन। ठीक है, दूसरा है समांतर, यानी पैरेलल रेखाएं कभी आपस में नहीं मिलती। यानी दूसरी स्थिति यह बनेगी कि दो पैरेलल रेखा होंगी जो आपस में कभी नहीं मिलेंगी। दो पैरेलल रेखा, ऐसे रेखा मिलेगी और वो बराबर आगे बढ़ते रहेंगे, वो कहीं मिलेंगी नहीं। इस प्रकार की चीजें होने वाली हैं। ठीक है, और तीसरा क्या है? संपाती रेखा। कौन सी रेखा? एक रेखा पूर्णतः दूसरी पर अध्यारोपित होती है, यानी संपाती रेखा। यानी एक रेखा जो है दूसरे रेखा पर हमेशा क्या रहती है? अध्यारोपित रहती है, यानी सटा हुआ रहता है। ठीक है, एक के ऊपर एक होता है, एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा, उसी को बोलते हैं संपाती रेखा। कौन सा रेखा? संपाती रेखा। तीन स्थितियां हैं,
सबसे पहला है, इसमें डायग्राम में थोड़ा सा उल्टा दे रखा है, इसमें देखिए पैरेलल दिया है, ठीक है, पैरेलल रेखा कहीं एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, और इसमें जो आपका सोल्यूशन मिलने वाला है 0 मिलने वाला है, एक भी हल इसका नहीं होगा। कितने हल? एक भी हल नहीं होंगे। जब दो रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो यहाँ पे आपको एक भी हल देखने को नहीं मिलेगा। अगर दो रेखाएं आपस में परस्पर कट कर रही हैं तो इसको प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं, और प्रतिच्छेदी रेखा एक जगह कट करेगा, यानी इसमें x और y का एक एक हल मिल सकता है। और जो आपका संपाती रेखा है, ठीक है, संपाती रेखा यानी एक रेखा पर दूसरी रेखा चढ़ी हुई है, तो यहां पे हर बिंदु पे एक जो है क्या मिलेगा? हल मिलेगा। यानी इस पे जो हलों की संख्या होती है अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। उम्मीद है कि आप लोगों को इस स्लाइड का पूरा चीजें अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे और चीजों को अच्छी तरीके से देख पाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पे उसी चीज को चार्ट के रूप में समझाया गया है, ठीक है, जो मैंने पिछले स्लाइड पे समझाया वही चीज केवल और केवल आपको चार्ट के रूप में यहां पे दे दिया गया है। अब देखिए जो अनुपातों की तुलना है, यानी नरेशन ऑफ सॉल्यूशन, इस अनुपात की तुलना को हम एक चार्ट के माध्यम से समझने वाले हैं। और इस चार्ट में है क्या? देखिए अनुपातों की तुलना दिया है पहला, दूसरा ग्राफीय निरूपण, तीसरा बीजगणितीय हल और चौथा रेखा कैसा होने वाला है। तो देखिए जब a1 by a2, अब इसके विषय में मैं बता दूं, पहले आपको थोड़ा सा विस्तार कर दूं उसके बाद मैं बताता हूं, ठीक है। देखिए यहां पे a1 by a2 है क्या, ये बताते हैं। जैसे मान लो आपके पास दो समीकरण है, कोई दो समीकरण, पहला समीकरण ये है कि a1x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर में 0, और ये क्या है? समीकरण नंबर 1 है। और यहां पे a2x प्लस b2y प्लस में c2 बराबर 0, और a मान लो आपका समीकरण नंबर 2 है। अब यहां पे पूछे कि जो इसका ग्राफ बनने वाला है उसकी प्रकृति क्या होगी, तो हम ग्राफ की प्रकृति केवल एक रूप से बता सकते हैं। वो रूप क्या है कि इन दोनों समीकरणों में हम दोनों समीकरणों के अनुपातों का तुलना कर दें, मतलब, और दोनों समीकरणों के अनुपातों का तुलना करने का मतलब है जो अचर पद है उस अचर पद के अनुपातों का हम तुलना कर दें, तो उससे हमको जो ग्राफ की प्रकृति है उसकी पता चल जाएगी। देखिए कैसे? जैसे पहले समीकरण से निकालिए a1 बाई a2, ठीक है, a2, और यहां से b1 बाई b2, और यहां से आपका c1 बाई c2। अब इन तीनों का तुलना किया जाए, इन तीनों का तुलना किया जाए तो इस कंडीशन में, मतलब इन चीजों को देख करके हम बता सकते हैं कि हमारे जो रेखाएं हैं वो उसकी प्रकृति क्या है, ठीक है। अब प्रकृति को समझने के लिए इस चार्ट पेपर को देखिए। अगर a1 बाई a2 बराबर b1 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के, यानी a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के, तो वैसी रेखाएं क्या होती हैं? प्रतिच्छेदित रेखाएं होती हैं। कैसी होती हैं? प्रतिच्छेदित रेखाएं। और जो ये इसका बीजगणितीय हल होगा वो केवल एक हल यानी अद्वितीय हल देगा, केवल एक हल देगा। कितना हल? केवल एक हल, जिसको अद्वितीय हल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो रेखा होगी कैसा होगा? संगत रेखा होगा। कैसा होगा? संगत रेखा, ठीक है, समझ गए। अब देखो यहां पे दिया है कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, तो ये ऐसी रेखाएं जो है कि क्या होंगी? संपाती रेखा, ठीक है, क्या होंगी? संपाती रेखा। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 बराबर है c1 बाई c2 के। अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं तो वहां पे कौन सा रेखा होगा? संपाती रेखा। कौन सा रेखा? संपाती रेखा, ठीक है। और
ये अपरिमित रूप से अनेक हल देंगे। कितने हल? अनेक हल। और ऐसी रेखाएं क्या कहलाएंगी? संगत रेखा। क्या कहलाएंगी? संगत रेखा। और यहां देखिए बाबू, अगर तीसरी कंडीशन बोलेगा कि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के, लेकिन c1 बाई c2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के, तो इस कंडीशन में जो आपका ग्राफीय निरूपण होगा वो समांतर रेखाएं होंगी। कैसी रेखाएं होंगी? समांतर रेखाएं, जो एक दूसरे को कहीं कट नहीं करेंगी, और इसमें कोई हल नहीं मिलेगा, एक भी हल नहीं मिलेगा। ठीक है। और ये रेखाएं कैसे होंगी? असंगत रेखा। अब उम्मीद है कि इस स्लाइड से आपको बहुत कुछ समझ में आ गई होगी। हम लोग अगले स्लाइड पे चलते हैं और अच्छी तरीके से इस चैप्टर को तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहां से जो हम लोगों का स्टार्ट होता है कि हमारे पास हलों की प्रकृति जांचने के लिए एक समीकरण दे दिया है। ठीक है। निम्नलिखित जांच कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म संगत है या नहीं। ठीक है। संगत है या नहीं है, इसको जांचने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि इसको तुलना करना पड़ेगा। तो पहले हम a1 का मान निकालेंगे। a1 का मान इसमें क्या दिया है? समीकरण नंबर 1 इसको मान लो और समीकरण नंबर 2 इसको मान लो, और a1 का मान निकालेंगे यहां से तो मिल जाएगा 2। क्या मिल जाएगा? 2। और अगर हम यहां से b1 का मान निकालें तो b1 का मान क्या मिल जाएगा? -3। -3। अगर हम यहां से c1 का मान निकालें तो c1 का मान मिलेगा क्या? c1 देखिए क्या है कि 8 उस तरफ है, और समीकरण जब बनता है बराबर बराबर किस तरफ 8 को कर देंगे तो -8 हो जाएगा। तो c1 का मान हो जाएगा -8। क्या हो जाएगा? -8। यहां से और निकालिए, a2 का मान निकालिए दूसरे समीकरण से, तो a2 का मान हो जाएगा 4, और b2 का मान हो जाएगा भैया कितना? -6। और c2 का मान क्या हो जाएगा? 9 भी बराबर किस तरफ आएगा? तो -9 हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा -9। देखो भाई, अब हम लोग को क्या करना होता है? तीनों का तुलना करना पड़ेगा। तो देखिए, a1 बाई a2 यानी a1 बाई a2 क्या? a1 बाई a2 क्या होगा? 2/4। 2/4 और बराबर होना चाहिए किसके? b1, यानी b1 की जगह क्या दिया? -3। ठीक है। b1 की जगह दिया -3। क्या दिया है? -3। अब बटे में क्या हो जाएगा? -6 बराबर -8 बटे -9। अब देखिए बाबू, ये माइनस से माइनस तो कट जाएगा, ये 2 से 4 कटेगा, 1 बटे क्या हो जाएगा? 2 बराबर 3 से 6 कटेगा, 1 बटे क्या हो जाएगा? 2, और ये बराबर नहीं है किसके? बराबर नहीं है किसके? 8/9 के। 8/9 के, यानी दो कंडीशन तो बराबर है, यानी a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के, लेकिन c1 बाई c2 के बराबर ये नहीं है। c1 बाई c2 के बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने ये देखा था इस कंडीशन में कि इस कंडीशन में हम लोगों ने ये देखा था, सॉरी, कि जब ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो, a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1, बराबर है b1 बाई b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बाई c2 के, तो इस कंडीशन में जो रेखाएं होंगी समांतर रेखा होंगी, और इसमें कोई हल नहीं मिलेगा, यानी इसका कोई हल नहीं होगा। इसका जो प्रकृति होगा, यानी जो हम प्रकृति की जांच कर रहे हैं, इसकी प्रकृति है कि ग्राफ इसका कैसा बनेगा? समांतर रेखा बनेगा। कैसा बनेगा? समांतर रेखा। ठीक है बाबू, समझ गए? तो अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं, और अगले स्लाइड पे बढ़ करके इन चीजों को और अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि बीज गणितीय विधियां, क्या? बीज गणितीय विधियां
समीकरण रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के बीजगणितीय तरीके कौन कौन से हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं और समझते हैं कि जो बीजगणितीय तरीका है वो कौन कौन सा है अपने पास। ठीक है, तो स्लाइड पे आगे बढ़ते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए बाबू, यहां से प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये सबसे इंपॉर्टेंट बीजगणितीय मेथड है। ठीक है, इसमें करना क्या पड़ता है कि सबसे पहले आपको मान ज्ञात करना पड़ता है। किसका मान ज्ञात करना पड़ता है? किसी भी एक समीकरण से एक चर जैसे यक्स का मान दूसरे चर y के पदों में निकाल लीजिए। मतलब कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो उसमें यक्स और y होगा, यक्स और y होगा। तो यक्स का मान y के पद में निकाल लीजिए या फिर y का मान यक्स के पद में निकाल लीजिए। एक पहला स्टेज है, पहला काम ये करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो दूसरा चरण है वो ये है कि प्रतिस्थापित करना, यानी इस प्राप्त मान को दूसरे समीकरण में रखिए ताकि वह एक चर वाला रैखिक समीकरण बन जाए। मतलब ये दूसरा आपका स्टेप है। इसी सवाल में पहला स्टेप ए करना होगा, दूसरा स्टेप ए करना होगा और तीसरे स्टेप में आपको क्या करना होगा? चरण 3 पूर्ण हल, यानी प्राप्त समीकरण को हल कर प्रथम चर ज्ञात करें, फिर उसका मान समीकरण में रखकर दूसरा चर ज्ञात करें। मतलब आपको इन 3 मेथड्स यानी 3 स्टेप को यूज करके आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगले स्लाइड पे आपको कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। देखो बाबू, यहां दिया है प्रश्न, दिए गए समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो इसमें आपको दो समीकरण दे रखा है। क्या दे रखा है? यक्स प्लस वाई बराबर 14, दूसरा समीकरण क्या दिया? यक्स माइनस वाई बराबर 4। अब इन दोनों समीकरणों को हल करना है। तो सबसे पहले चरण फर्स्ट को हल करिए। चरण फर्स्ट में हल करने के लिए आपको रखना है, समीकरण नंबर 2 को हल करिए पहले। ठीक है, समीकरण नंबर 2 से यक्स का मान निकालिए। तो समीकरण नंबर 2 क्या है? यक्स माइनस वाई और बराबर में क्या दिया है? 4 दिया है। क्या दिया है? 4। अब यहां से हम यक्स का मान निकालेंगे तो यक्स बराबर क्या लिखेंगे? 4 उधर पड़ा हुआ है, इधर से माइनस का वाई जाएगा तो यहाँ प्लस का वाई हो जाएगा। ठीक है, यानी जहां पे आपका यक्स है वहां पे क्या रखना पड़ेगा? 4 प्लस वाई। क्या रखना पड़ेगा? 4 प्लस वाई। अब देखिए समीकरण, अब हम लोग यहां पे देखेंगे। अब समीकरण 3 का मान, मतलब जो समीकरण अगला समीकरण बना, समीकरण नंबर 3 बन गया। क्या बन गया? समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण नंबर 3 का मान हमको कहां रखना पड़ेगा? समीकरण नंबर 1 में रखना पड़ेगा। और समीकरण नंबर 1 कौन सा है आपका? ए वाला। कौन वाला? यक्स प्लस वाई बराबर 14। तो यक्स के जगह पे क्या रखना था? 4 प्लस वाई और प्लस वाई तो पहले समीकरण पड़ा हुआ था और वाई रखे बराबर में 14 है। क्या है? 14। अब ये चीजें आपको यहां पे देखने को मिल गई। अब देखिए, अब ये तो सब वाई के पद में है और आपका वाई का मान यहां से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? तो 4 प्लस 2y, 4 प्लस, अरे यहां से कोष्टक खोलेंगे तो y और y जुड़ेगा तो 2y हो जाएगा और 4 यहां पड़ा हुआ है तो 4 प्लस 2y बराबर में क्या? 14। अब आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम आपको सॉल्व करके ही दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए समीकरण नंबर 1 क्या था आपका? समीकरण नंबर 1 था यक्स प्लस वाई बराबर में 14। ठीक है, अब देखिए यहां से यक्स का मान निकालेंगे। यक्स बराबर 14 माइनस वाई, माइनस का वाई। ठीक है, अब सॉरी हम क्या किए जा रहे हैं बाबू? यहाँ पे यक्स का मान तो हम निकाल चुके हैं समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 3 को रखना है। तो समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान रखने पर देखिए
समीकरण एक आपका है यक्स प्लस वाई बराबर में 14। ठीक है, यक्स के जगह पे हमारा क्या मिला है 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई यानी 4 प्लस वाई हम यक्स के जगह पर रख सकते हैं। ठीक है, और बराबर सॉरी यहां पे प्लस में है कितना y बराबर में क्या है 14। ठीक है, अब देखिए यहां से थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि नीचे भी येलो कलर में है तो आपको समझ में आएगा नहीं अच्छी तरीके से। तो यहां से हम कलर रख लेते हैं कैसा ग्रीन। ठीक है, ग्रीन रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए अब इस कोष्टक को ओपन करेंगे तो 4 प्लस वाई और प्लस में y बराबर में क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू 14 हो जाएगा। अब यहां से देखिए y और y यानी जैसे हम कंसेप्ट बताते हैं कि एक आम और एक आम दोनों को मिलाएंगे तो कितने आम 2 आम, उसी प्रकार से एक y और एक y दोनों का जोड़ेंगे कितना 2y। तो 4 प्लस 2y बराबर में क्या हो जाएगा बाबू 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 14। अब यहां से 2y बराबर लिखेंगे तो 14 तो यहाँ पे है पहले से और 4 उधर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2y बराबर लिखेंगे तो क्या आएगा बाबू यहाँ से 14 में से 4 घटाएंगे तो 10 आएगा। क्या आएगा 10। जब y बराबर हम लिखेंगे तो 10 यहाँ पे है 10 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और 2 से 10 कटेगा तो y बराबर क्या मिल जाएगा बाबू 5 मिल जाएगा। यही तो आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। नीचे भी आपको इसे हल करके दिया है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन इसमें सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अभी तो आपको उदाहरण का सवाल लगवा रहा हूं। अब जैसे जैसे हम लोग इस चैप्टर को का जो मेन प्रारूप है उसको पढ़ लेंगे और इसको पढ़ने के बाद हम लोग जब चैप्टर में जो प्रश्नावली का सवाल होगा उसको सॉल्व करेंगे तो उसको थोड़ा सा गहराई में जाकर के सॉल्व करेंगे और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करिएगा और हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। ठीक है, अब देखिए विलोपन विधि। अब विलोपन विधि में भी 3 स्टेप आपको होंगे। कितने स्टेप 3 स्टेप। पहला स्टेप क्या बोल रहा है गुणांकों को समान बनाइए। मतलब आपके जो दो समीकरण दिए गए होंगे तो उसमें यक्स और वाई का जो मान होता है यक्स या फिर वाई दोनों समीकरण के यक्स वाले वैल्यू को या फिर वाई वाले वैल्यू को समान बना दीजिए। ठीक है, यही बोल रहा है। दोनों समीकरणों में किसी एक चर यानी यक्स या वाई के गुणांक को किसी उपयुक्त अचर के अचर से गुणा करके समान बनाइए। मतलब किसी भी अचर से गुणा करके उसको समान बना देना है। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला जोड़ अथवा घटाना। मतलब उसको समान बनाने के बाद या तो जोड़ने के लिए मांग रहा है तो जोड़ दीजिए, घटाने के लिए मांग रहा है तो घटा दीजिए। बस यही चीज यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, और तीसरा स्टेप क्या है एक चर विलोपन यानी इस प्रक्रिया से एक चर पूर्णतः गायब हो जाएगा और आपको स्वतः ही दूसरे का मान मिल जाएगा और उसका मान जो है दूसरे समीकरण में किसी एक समीकरण में रख करके और दूसरे जो अचर संख्या है यानी जो दूसरा चर संख्या है उसका मान निकाल सकते हैं। इसको अगर अच्छी तरीके से आपको समझ में नहीं आया है तो आपको क्वेश्चन में आते ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं इसको। देखिए होगा क्या विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, अब इसमें देखिए 9x माइनस 4y बराबर में 2000 है, बराबर में 2000 और यहाँ पे 7x माइनस 3y बराबर में कितना है बाबू 2000 है। अब इसमें क्या करना है कि गुणांक बराबर करना है। क्या करना है पहले स्टेप में गुणांक बराबर करना है। तो समीकरण 1 को 3 तथा 2 को 4 से गुणा कर दीजिए। समीकरण 1 को 3 से गुणा कर दीजिए यानी समीकरण 1 में गुणा कर दीजिए 3 से और समीकरण 2 में गुणा कर दीजिए 4 से। तो आपको जो समीकरण यहां प्राप्त होगा देखिए 3 9 27 यक्स माइनस है तो माइनस लगा दिए 3 चौके 12 वाई बराबर में 2 3 6 यानी 6 और 3 0 है तो 3000 हो गया। ठीक है, समीकरण नंबर यहाँ पे 3 बन गया। क्या बन गया समीकरण नंबर 3 बन गया। देखो बाबू वैसे ही समीकरण नंबर 2 में 4 से गुणा कर रहे हैं तो 4 सते 28 यक्स 4 तेया 12 वाई बराबर में 4 दुना का 8 यानी 8000। अब ये दो समीकरण आपके तैयार हो गए। अब जैसे ही ये दोनों समीकरण तैयार हुए तो समीकरण 3 और 4 को क्या करेंगे समीकरण 4 से समीकरण 3 को घटाने पर मतलब समीकरण 4 से समीकरण 3 को घटा देंगे यानी यहीं से आप घटा के देख लीजिए
देखिए यहां से समीकरण 4 से समीकरण 3 को घटाना है ना, तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं। देखिए समीकरण 4 क्या है, 28 यक्स माइनस 12y बराबर में 8000, कितना 8000। अब घटाना है किसको बाबू, तो समीकरण नंबर 3 को, तो 27 यक्स माइनस में 12y बराबर में 6000, ठीक है, कितना 6000। अब देखो क्या करना है, समीकरण 4 से समीकरण 3 को घटाना है, तो घटाना का चिन्ह लगा दीजिए। और यहां देखिए यहां माइनस है, यहां माइनस है, यानी हम जब घटाएंगे तो a माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखो यहाँ ऊपर में माइनस का 12, नीचे में प्लस का 12, यानी 12 रुपए कहीं से कर्ज लिया है और कहीं से 12 रुपए उसके पास आया, तो 12 रुपए कर्ज वाले को देगा, तो उसके पास कितना बचेगा, 0 रुपए, यानी ए वाई वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, समान है तो कट जाएगा, कट गया। और यहां से 28x और 28x में से 27x जाएगा, यानी 5 आम आपके पास है, 4 आम कोई मांग लिया, तो कितना आम बचा, 1 आम बचा ना। उसी प्रकार से 28 आम किसी के पास है और 27 आम किसी से कोई मांग ले रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार x बचेगा, और यहाँ पे तो 0 है तो 0 बचेगा, कोई मतलब है नहीं लिखने का। और यहाँ पे घटाने पे 8000 में 6000 घटाएंगे तो कितना, 2000, कितना 2000, तो यक्स का वैल्यू कितना मिल गया बाबू, 2000। अब यही यक्स का वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दीजिए, तो यही यक्स का वैल्यू जब हम किसी भी समीकरण में रखेंगे, तो मान लीजिए समीकरण 1 में रख दिए, समीकरण 1 में, तो 9 गुणे 2000, कितना 2000 माइनस 4y बराबर में कितना 2000, कितना 2000, ठीक है। 9 दूना का 18000 यहां पे हो गया, 9 दूना 18000 माइनस 4y बराबर में 2000, ठीक है। अब देखिए बाबू, इसको भेज दीजिए इस पार, उसको भेज दीजिए उस पार, समझ रहे हो, इसका चिन्ह माइनस है तो उधर भेजेंगे और 2000 को इधर भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 18000 पहले से पड़ा हुआ है और 2000 इधर आएगा तो माइनस का 2000 हो जाएगा, माइनस का 2000 बराबर 4y है, तो माइनस का 4y है तो उधर जाएगा तो प्लस का 4y हो जाएगा, 4y, ठीक है। अब 18000 में से 2000 घटेगा तो कितना बचेगा, 16000, कितना बचेगा 16000, और बराबर में क्या है 4y है, कितना है 4y। जब y बराबर हम लिखेंगे तो 16000 तो पहले से पड़ा हुआ है यहाँ पे, कितना 16000, और बट्टे में क्या हो जाएगा 4, 4 चौके 16, तो y बराबर क्या मिलेगा बाबू, तो y बराबर मिलेगा 4 और इसके आगे 3 जीरो, यानी 4000, y बराबर 4000, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा, यही क्या होगा, आंसर होगा। जैसा कि आप इसमें भी देख सकते हो कैसे सॉल्व हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। हम अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब अगला जो बीजगणितीय रूप है वो व्यवहारिक, यानी व्यवहारिक समस्याएं, और व्यवहारिक समस्याएं क्या होती हैं, बोर्ड परीक्षा में इस खंड से 6 अंक यानी दीर्घ 6 अंक का दीर्घ उत्तरी प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। यानी जो व्यवहारिक शब्द समस्या है इस चैप्टर में, जो आपका बोर्ड का पेपर होने वाला है, उसमें 6 अंक का चैप्टर अनिवार्य रूप से पूछा जाता है यहां से, ठीक है। देखिए इसमें जो व्यवहारिक शब्द समस्याएं हैं वो आयु संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, भिन्न संबंधी समस्या हो सकती हैं, धारा और नाव संबंधी, धारा और नाव संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। देखिए मेरा स्लाइड थोड़ा सा जूम हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं है। देखिए आयु संबंधी जैसे पिता पुत्र या दो मित्रों के वर्तमान आयु ज्ञात करना, समीकरण में पूर्व हेतु माइनस और पश्चात हेतु प्लस का प्रयोग करें, ठीक है। यानी जब पूर्व की बात करेगा, जैसे बोलता है ना कि 5 वर्ष पूर्व अमिताभ का आयु इतना था और उसके पिता का आयु इतना था,
तो पूर्व जब बोलेगा तो वहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे, माइनस का यूज करेंगे। किसका माइनस, किसका यूज करेंगे, माइनस का। और जो पश्चात बात करेंगे, जैसे बोलेगा कि आफ्ताब का आयु आज से 5 वर्ष बाद इतना होगा और उसके पिता का आयु इतना होगा, तो बताइए कि 3 वर्ष पहले कितना रहा होगा। ठीक है, यानी बाद की बात करेगा, यानी पश्चात की बात करेगा तो प्लस चिन्ह लगाएंगे, और पूर्व की बात करेगा तो माइनस चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, आयु संबंधी क्वेश्चन में। भिन्न संबंधी, भिन्न को यक्स बटे वाई मानकर अंश यक्स तथा वाई में शर्त अनुसार जोड़ या घटाव करना है। मतलब देखिए, भिन्न में हमको हमेशा अंश में यक्स मान लेना है और हर की संख्या को वाई मान लेना है। क्या, हर की संख्या को वाई मान लेना है। ठीक है, और ये मानने के बाद आपको क्या करना है, शर्त अनुसार, मतलब जैसा क्वेश्चन में शर्त बोलेगा कि अंश में से इतना घटाने पे या फिर हर में से इतना घटाने पे जो संख्या प्राप्त होगा वो कौन सी होगी। तो इस प्रकार से संख्याएं ज्ञात करने के लिए भिन्न की जा सकती है। ठीक है, और धारा और नाव, यानी अनुकूल चाल यक्स प्लस वाई तथा प्रतिकूल चाल यक्स माइनस वाई पर आधारित गति के नियम वाले जटिल प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको इस चैप्टर में भी देखने को मिलेगा, और यहां से 6 अंक का बनता है। यानी आपको इस वीडियो को छोड़ के जाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसी महत्वपूर्ण टॉपिक यानी जो व्यवहारिक शब्द समस्याएं हैं, इससे 6 अंक आपके फंसने वाले हैं बोर्ड के पेपर में। ठीक है, तो चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं और चीजों को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, मेरी अगली स्लाइड तैयार हो जा। अब देखो बाबू, यहां पे क्या बोला कि उदाहरण में हम उठा लिए कि भिन्न आधारित शब्द समस्याएं कैसे हो सकती है। तो देखिए प्रश्न में बोला है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, भिन्न ज्ञात करना है। पहला शर्त ये बोला कि अंश में एक जोड़ दे, वाई में एक घटा दे, यानी जो पहला शर्त हमारा ये बोला है कि अगर यक्स में एक जोड़ दे, यानी अंश में एक जोड़ दे और वाई में एक घटा दे, तो हमारा जो संख्या प्राप्त होगा क्या होगा, एक प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा, एक प्राप्त होगा। ठीक है, और यक्स में से अगर वाई घटा दे, यानी आपका जो यहां पे समीकरण बन रहा है, देखिए क्या बन रहा है, इसको हम हल करके आपको बताते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो हम यहां से कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, पहले येलो, और यहां पे हम लिखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि माना भिन्न x बटे वाई है। क्या बोल रहा है, माना जो भिन्न है, क्या है, भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, यक्स बटे में वाई। अब देखो भाई, यक्स बटे में वाई तो हो गया। अब बोल रहा है कि शर्त इसमें दिया है कि यक्स यानी अंश में एक जोड़ दें। जब हम यक्स में एक जोड़े और यानी हर में एक घटा दें, हर से क्या करें, एक घटा दें, तो यहां से हो जाएगा y माइनस एक, और बराबर में क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक। यही बोल रहा है कि अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। तो यहां से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो बराबर के उधर जो है यक्स माइनस वाई दोनों को भेज देंगे। ठीक है, तो यक्स प्लस एक बराबर में y माइनस एक को उधर भेजिए, एक तो पहले से पड़ा हुआ है, और इसको जब भेजेंगे तो यहां पे हो जाएगा प्लस का y। ठीक है, इधर इधर जाने पर गुणा हो जाएगा इसका।
एक तो पहले से पड़ा हुआ है और इधर जाने पे एक क्या हो जाएगा, इसका गुणा होगा तो y माइनस का एक, और एक का अंदर गुणा होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो x प्लस का एक हो जाएगा बराबर एक का गुणा अंदर करेंगे तो y हो जाएगा, और एक का माइनस का एक में करेंगे तो माइनस का एक ही मिलेगा। अब जब इसको इधर भेजेंगे तो क्या मिल जाएगा, x और प्लस सॉरी ये y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये यहाँ मिलेगा आपका x माइनस वाई और बराबर यहाँ से देखिए एक उधर जाएगा तो माइनस का एक यहाँ पड़ा हुआ है और प्लस का एक उधर जाएगा तो माइनस का एक हो जाएगा, माइनस का दो हो जाएगा यहाँ, ठीक है, ये समीकरण मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको चीजें मिलने वाली है। अब देखिए हम इसको कर देते हैं जूम आउट किए, देखिए पहला कंडीशन ए मिल गया आपको। अब दूसरा समीकरण यहां से हम लोग प्राप्त कर लेंगे, कैसे देखिएगा, बोल रहा है कि अगर इस ऐसे ही हम लोग सॉल्व करें यक्स और बट्टे में केवल हर में एक जोड़ दें तो हमारी संख्या 1/2 हो जाती है, क्या हो जाती है, 1/2। तो इसको सॉल्व जब करेंगे हम लोग तो 2 इधर आएगा तो हो जाएगा 2x, यानी जब हम यहाँ से आगे सॉल्व करके बढ़ेंगे तो 2 का गुणा इधर x में होगा तो 2x हो जाएगा, और बराबर x प्लस 1 का गुणा 1 में होगा तो सॉरी y प्लस 1 का गुणा 1 में होगा तो y प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1। अब देखिए y को इधर भेज दीजिए तो 2x माइनस का y बराबर में क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। समीकरण दूसरा तैयार हो गया, समीकरण दूसरा आपका तैयार हो गया। ठीक है, अब हम अगर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दें, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दें तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, देखिए अब समीकरण 1 यहाँ बना है और समीकरण 2 यहाँ बना है। ठीक है, अब इसको हम घटा दें समीकरण 2 में से समीकरण 1 को, समीकरण 2 अपने पास क्या है 2x और माइनस का y और बराबर में 1, और यहां से हम समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 1 को घटाएं तो यहाँ मिलेगा x और माइनस का y है माइनस का y और बराबर में माइनस का 2। अब हम जब घटाएंगे तो देखिए यहाँ तो माइनस लगेगा और यहाँ है माइनस तो प्लस हो जाएगा क्योंकि घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, और यहाँ माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए y वाला तो कट जाएगा, अब यहाँ से 2x में से एक x घटेगा तो x बचेगा और बराबर यहाँ पे प्लस ऊपर भी प्लस, प्लस का 2 माइनस प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 3, x बराबर क्या मिल गया 3। अब इस x का मान रख दीजिए कहीं भी, x का मान हम जब किसी भी समीकरण में रखेंगे यानी समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में तो हमारा मान मिल जाएगा। तो देखिए समीकरण नंबर 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर में माइनस का 2। अब हम x की जगह क्या रख देंगे 3 रखेंगे, माइनस का y है माइनस का y बराबर में माइनस का 2। अब माइनस का y बराबर जब लिखेंगे तो 3 प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 3। अब y माइनस का y बराबर लिखेंगे तो माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5 हो जाएगा, और इस माइनस से ए वाला माइनस क्या हो जाएगा, खलास हो जाएगा, यानी y बराबर क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा, y बराबर 5। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर होगा क्या होगा 3,5 होगा, 3,5। ठीक है, तो इस प्रकार की जो भिन्न वाले सवाल है आपको देखने को मिलेगा और इसको अच्छे तरीके से समझिए पढ़िए। ठीक है, अब हम लोग अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं और हम लोग परीक्षा के जो दृष्टि से मुख्य बिंदु है उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए यूपी बोर्ड परीक्षा है तो विशेष अंक योजना, मतलब यहाँ से 8 अंक के प्रश्न इसमें आते हैं, मतलब टोटल 8 अंक का प्रश्न बनता है इस चैप्टर से, और मान लीजिए कि आपका 70 अंक का पूर्णांक है क्लास 10th का, तो 8 अंक बहुत बड़ा मायने रखता है, और इस चैप्टर को अगर आप अच्छी तरीके से समाप्त करते हो बाबू तो 8 अंक प्राप्त करोगे, और 8 अंक प्राप्त करने में एक अंक देखिए बहुविकल्पी में आएगा, किसमें आएगा, बहुविकल्पी में, जो अनुपातों की तुलना के तालिकाओं से संबंधित होगा। ठीक है, दूसरा ए बोल रहा है 2 से 4 अंक का सवाल आपका आ सकता है लघु उत्तरी प्रश्न, यानी विलोपन और प्रतिस्थापन विधि को हल करके, अगर आप सीख रहे हो कि विलोपन और प्रतिस्थापन विधि
का प्रयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो वहां से आप 2 से 4 अंक अर्जित कर सकते हो। ठीक है, अब देखो एक दीर्घ उत्तरी इबारती प्रश्न आएगा जो धारा, नाव या आयु संबंधित होगा, और ये क्वेश्चन आपको बहुत तेज फंसाता है कि पिता और पुत्र का आयु की तुलना करिए, दो मित्रों के आयु की तुलना करिए, और ये जो नाव और धारा वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही तंग करता है लोगों को, और इसीलिए तो 6 अंक दे रहा है। और दीर्घ उत्तरी प्रश्न में ऐसा जो आने वाला है क्वेश्चन आता ही आता है, अनिवार्य रूप से आता है। ठीक है, गुरु मंत्र मेरा यही रहेगा बाबू कि परीक्षा में यदि विधि का नाम न लिखा हो तो हमेशा विलोपन विधि से ही हल करें, इससे समय की बचत होगी और गलतियां कम होती हैं। ठीक है, अगर आपसे परीक्षा में क्या करे, किसी भी विधि का नाम ना दिया हो तो केवल एक विधि को लगाइएगा, और वो है विलोपन विधि। और विलोपन विधि में क्या होता है, यक्ष या वाई दोनों में से किसी एक के मान को विलुप्त कर दिया जाता है, दूसरे का मान ऑटोमेटिक मिल जाता है, और उस दूसरे का मान जो मिलेगा वो किसी एक समीकरण में रख दीजिए, तो अगले जो चर संख्या होगा उसका मान प्राप्त हो जाता है, और उसमें गलतियां बहुत कम होती हैं। यही गुरु मंत्र मेरे तरफ से लास्ट रहेगा, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।